नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आरक्षण, रिजर्वेशन एक भारत के अंदर ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर राजनीति करना बहुत आसान हो चुका है। वोट बैंक जो है, अगर किसी को बटोरना है तो वो आरक्षण के ऊपर बात करेगा, वो धर्म के ऊपर बात करेगा, वो जाति के ऊपर बात करेगा और अपना वोट बैंक जो है वो मजबूत कर लेगा। इन तमाम घटनाक्रम में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो आम आदमी का नुकसान होता है। चाहे हम लोग महाराष्ट्र की बात कर ले, हम लोग राजस्थान की बात कर ले, हम लोग यूपी की बात कर ले, या फिर हम लोग अभी हाल ही में मणिपुर की बात कर ले, जो कि अभी तक भी शांत नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता देता हूं कि आज हम लोग जो है किस चीज के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। हाल ही में आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण को लेकर मुद्दा जो है वो बड़ा ज्वलंतशील जो है वो हो चुका है। हाल ही में 25 अक्टूबर से एक आंदोलन शुरू हुआ, मराठा आंदोलन उसको कहते हैं हम लोग, और वहां पर आरक्षण की मांग की गई। यहां तक कि एक व्यक्ति, मनोज नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने भूख हड़ताल भी की, लेकिन उन्होंने 2 नवंबर को भूख हड़ताल ये तोड़कर जो है, यानी कि भूख हड़ताल ये कहकर तोड़ दिया कि ठीक है, जनवरी तक जो है हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, तब तक आप जो है हमको आरक्षण दे दीजिएगा, अन्यथा हम लोग वापस से आंदोलन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आंदोलन की राजनीति जो है वो हमारे भारत के अंदर बहुत पुरानी है। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा कि आखिरकार आरक्षण का मुद्दा जो है वो कैसे हमारे भारतीय जो संविधान है इसके अंदर जुड़ा हुआ है। जब भारत आजाद होता है 1947 के अंदर, उसके बाद से ही SC ST समुदाय जो है उसको आरक्षण मिल जाता है, लेकिन ओबीसी जो है वो इस जद्दोजहद में रहता है कि उसको भी आरक्षण दिया जाए। इसीलिए सबसे पहला एक कमीशन गठित किया जाता है, SK धर, जो कि 1953 के अंदर गठित होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं SK धर ही, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था 1955 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करते हुए कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी रिकमेंडेशन जो है वो मानी नहीं गई थी। उसके बाद में 1979 के अंदर मंडल आयोग का गठन किया गया था, और उसी मंडल आयोग ने यह कहा था कि ये जो सिफारिश है, यानी कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। वीपी सिंह की सरकार जब बनती है 1990 के अंदर, तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाता है और ओबीसी को आरक्षण मिल जाता है। इस समय तक SC ST और ओबीसी को 3 यहां पर जो है आरक्षण प्राप्त यहां पर जातियां हैं। इसके बाद में जनरल जो कैटेगरी है वो भी कयास लगाती है कि हमको भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए, हमें क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं। इसीलिए सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया था। जब 1991 के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, तो इस समय SC ST ओबीसी और जनरल के पास में भी आरक्षण था। यहां पर जनरल को जो आरक्षण दिया गया था वो इकोनॉमिक बेस के आधार पर दिया गया था। 1992 के अंदर एक केस जो है वो दर्ज होता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ जो है इंडिया, ये केस दर्ज होता है और उसमें सुनवाई ये होती है कि आरक्षण जो है वो SC ST के लिए ठीक है, ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो एजुकेशनल और सोशली बैकवर्ड होने के कारण दिया गया है, लेकिन यहां पर जो जनरल कैटेगरी को, सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है जो कि इकोनॉमिक बेस पे है, वो पूरी तरीके से गलत है, इसलिए उसको रद्द किया जाता है। तो उस समय 1992 के अंदर ऑलरेडी सामान्य वर्ग को, जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया जा चुका था, लेकिन उसको रद्द किया गया। आज वर्तमान में वही आरक्षण जो है वो लागू भी है। आप लोग को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उनको आरक्षण दिया जा चुका है। ये तो हुई आरक्षण का मुद्दा, ठीक है। लेकिन आज वापस से हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण जो है उसका मुद्दा और भी ज्वलनशील हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। एक सवाल इससे और जुड़ा है कि व्हाई एवरीवन वांट्स अ सरकारी नौकरी इन न्यू इंडिया। आज भारत जो है वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम चला रहा है। भारत के अंदर नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, मेक इन इंडिया आ रहा है, लेकिन फिर भी आज भारत का युवा जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर चल क्या रहा है, उसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में जो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है लगभग 11 करोड़ के आसपास। उनमें से जो मेल पॉपुलेशन है वो है लगभग 6 करोड़। उसके बाद में वुमेन पॉपुलेशन है वो है 5 करोड़ 41 लाख। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का पार्ट रखती है 9.28, मतलब पूरे भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है उनमें से 9.28% जो है वो कौन है, महाराष्ट्र के लोग हैं। ग्रोथ रेट जो है, दशकीय वृद्धि दर जो है वो 15.99% है, मतलब हर 10 साल के अंदर इनकी जनसंख्या जो है 15.99% बढ़ जाती है महाराष्ट्र के अंदर। फिर अर्बन पॉपुलेशन है 45.23 और रूरल पॉपुलेशन है 54.78। ये जो रूरल पॉपुलेशन है यहीं पर मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है।
फिर देखिए, ये महाराष्ट्र का मैप है और महाराष्ट्र के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आप लोगों को इस तरफ जो है वो दिखाई देगी। यहां पर मुंबई यानी कि ठाणे, इस जगह जो है वो ज्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई देगी, लेकिन ये जो क्षेत्र है यहां पर बिल्कुल भी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो है वो वेस्टर्न घाट है। जब भी यहां पे मानसून आता है तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड जो है वो बिल्कुल ड्रॉट एरिया रहता है, बारिश होती नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा क्षेत्र जो है यहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता है। बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि सूखाग्रस्त ये क्षेत्र है। चलिए, यहां पर सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो रूरल जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सेक्स रेशियो जो है वो धीरे धीरे यहां पर डाउन हुआ है 2011 तक, और जबकि अर्बन के अंदर हम लोग बात करें तो सेक्स रेशियो जो है वो धीरे धीरे बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर जो है वो एजुकेशन का जो रेशियो है, परसेंटेज जो है वो काफी हद तक गिरा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर एक बेटा जो है वो तो होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है तो मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई है। यहां पर आते हैं हम लोग, अगर हम लोग लिटरेसी की बात करें तो फीमेल लिटरेसी जो है वो धीरे धीरे बढ़ी है और इसके साथ में मेल लिटरेसी जो है वो भी बढ़ी है। अगर हम लोग मेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 88.4%, और अगर हम लोग बात करें फीमेल लिटरेसी की तो वो है 75.9%। तो ये तो हुई बेसिक बात। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है इतना गरमाया हुआ क्यों है। पहले शॉर्ट में मैं आप लोगों को ब्री जो है समराइज कर देता हूं। देखिए बेसिकली क्या है, मराठा जो है वो अभी जनरल के अंदर आते हैं। मराठा ये चाहते हैं कि भाई हमको जो है वो आप ओबीसी के अंदर शामिल कर दीजिए। ओबीसी के अंदर एक जाति होती है कुनबी, कुनबी के अंदर हमको शामिल कर दीजिए और हम जो है फिर ओबीसी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन लेकर अपनी सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो सरकारी नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं उसका कारण देखिए। 1997 के अंदर मराठा आरक्षण के लिए सबसे बड़ा आंदोलन होता है मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ के बीच में। ये दोनों मिलकर जो है वो आंदोलन चलाते हैं। आंदोलनकारियों का कहना था कि मराठा अपर कास्ट नहीं है बल्कि कुनबी है। ये कुनबी क्या है अभी मैं आप लोग को बताता हूं, जिन्हें खेती जो है किसानी वाला समुदाय माना जाता है। कुनबी वो समुदाय है जो कि खेती करता है, और खेती करने वाला कुनबी समुदाय जो है वो बेसिकली वो समुदाय है जिसके पास में खुद की जो है जमीनें हैं। लेकिन ये जो मराठा है ये खेती तो करते हैं लेकिन इनके पास में भूमि नहीं है। ठीक है, 2008 से लेकर 2014 तक पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन दिया था। अगले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी जताया था। इन्होंने कहा था कि बिल्कुल मराठा को जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 25 जून 2014 को पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने एक प्रस्ताव जो है स्वीकार किया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों के अंदर शैक्षणिक आधार पर मराठाओं को 16% जो है आरक्षण, 16% आरक्षण दे दिया जाता है। इससे मराठा जो है वो काफी हद तक संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो 2014 के अंदर जो 16% आरक्षण दिया था उसको रद्द कर दिया था, उस फैसले पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। जून 2017 के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए एक बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसका भी गठन किया था, और उन्होंने कहा था कि बेसिकली रिजर्वेशन जो है वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, एक सीमा के अंदर होना चाहिए। 17 जुलाई 2018 को मराठा संगठनों ने ये जो है पंढरपुर के अंदर ये डिसाइड किया था कि हम लोग ये देवेंद्र फडणवीस जो है इनको बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कि हमारी मांग जो है वो नहीं सुन ली जाती है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने अपना दौरा, ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दिया था और उन्होंने फिर आरक्षण का समर्थन भी किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिएगा 2018 के अंदर स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा ने 16% आरक्षण का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया था। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर 2018 के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर इसको चुनौती दी गई और यह कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि बेसिकली 50% से ज्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। 15% जो है वो मैक्सिमम रिजर्वेशन की लिमिट है, उसके आगे जो है इसको क्रॉस नहीं किया सकता है। 2019 के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून के संवैधानिक वैलिडिटी पर रोक लगा दी। मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई आप 16% आरक्षण मत दीजिए, आप इसको 12% कर दीजिए ताकि ये टोटल रिजर्वेशन के अंदर 50% की लिमिट में ही रहे। आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, लेकिन वो जो है वो कम करने को तैयार नहीं थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ ने मराठा रिजर्वेशन को जो है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दे दिया था कि पूरी तरीके से गलत है। 50% की लिमिट जो है वो यहां से क्रॉस हो रही है। इंदिरा साहनी वाद के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, जिसमें जजमेंट दिया गया था कि किसी भी कंडीशन में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो नहीं हो सकता है। यहां पर आप जो है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिएगा।
तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने अपने राज्य के अंदर जो ओबीसी समुदाय है इसको 59% आरक्षण दिया था। 59% आरक्षण दिया, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर वहां की जो विधानसभा है उसने अप्लाई किया संसद के अंदर, और पार्लियामेंट ने उनके जो आरक्षण है जो कि 50% को क्रॉस कर रहा था उसको 9th शेड्यूल के अंदर काउंट कर दिया। 9th शेड्यूल में काउंट करने के बाद क्या होता है कि किसी भी कानून को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा केशवन भारतीवाद के बारे में। सबसे पहले मैं 9वीं अनुसूची बताता हूं। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे पास में 9th शेड्यूल नहीं थी, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पहला संविधान संशोधन 1951 में करते हुए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और उसमें यह कहा गया था कि अब से इसके बाद में कोई भी कानून अगर इसमें शामिल होता है 9वीं अनुसूची में तो उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर केशवन भारतीवाद होता है जिसका वर्डिक्ट आता है 24 अप्रैल 1973 को। उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी कानून शामिल है उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करता है तो संसद को यह अधिकार है कि उसके अंदर भी संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है ये बात? इसीलिए तमिलनाडु के अंदर आज भी ओबीसी को 59% या इससे ज्यादा आरक्षण जो है वो मिला हुआ है। वहां पर 50% के लिमिट जो है वो लागू ही नहीं होती है। लेकिन अगर आज महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा आंदोलन कर रहे हैं वो भी ये मांग करते हैं कि हमको 16% आरक्षण दिया जाए कुनबी समुदाय के अंदर, और हमारा ये जो रिजर्वेशन है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो, तो 50% क्रॉस होने के बाद भी उसको कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। 2023 के अंदर अब जो है मतलब अभी आप लोग को पता है एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री हैं, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है वो कुनबी प्रमाण पत्र जो है उनको जारी कर देंगे, एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, जिसकी कारण वो है वो किस में शामिल हो जाएंगे, वो कुनबी समुदाय में शामिल हो जाएंगे, ओबीसी के तहत उनको आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये जो मराठा है ये महाराष्ट्र की पूरी आबादी का 33% है, मतलब 4 करोड़ इनकी आबादी है। सबसे बड़ी बात है कि ये 90 से 95% लोग जो है उनके पास में भूमि नहीं है। तो भूमि नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अगर उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है तो इसलिए वो आंदोलन को थोड़ा सा और एग्रेसिव जो है वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से ही हमको मिल सकती है। तो जो मैंने पहले बात कही थी कि न्यू इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो यहीं से जुड़ा हुआ है कि जिसके के पास में सरकारी नौकरी नहीं है, अगर वो सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो वो ये समझता है कि मुझे अगर आरक्षण मिल जाएगा तो इजीली मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर एंटर हो सकता हूं। इसीलिए ये जो मराठा समुदाय है ये मांग कर रहा है कि हमें जो है कुनबी के अंदर शामिल कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है वो रिजर्वेशन के तहत अपनी नौकरियां जो है वो पक्की कर सके। आई होप आप लोगों को जो है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो कुनबी समुदाय को राज्य में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, उसी के अंदर चाह रहे हैं कि कुनबी समुदाय के अंदर ही कौन शामिल हो जाए? मराठा शामिल हो जाए। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, अच्छा, ये व्यक्ति कौन है? ये है मनोज जारांगे। मनोज जारांगे जो है इन्होंने आरक्षण का मुद्दा जो है सबसे पहले उठाया था, और इन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब आंध्र प्रदेश से अलग, यानी कि मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश राज्य बन रहा था 1953 में, तो एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामल्लू, उन्होंने जो है 56 दिन की भूख हड़ताल की थी। उसके बाद में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन परिणाम यह हुआ कि एक नया जो है भाषा के आधार पर स्टेट बन जाता है आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। उसी का पैटर्न जो है इन्होंने अपनाया है। 9 दिन से भूख हड़ताल पे है, लेकिन भूख हड़ताल जो है इन्होंने तोड़ दी है, और इन्होंने कहा है कि हम आपको 2 जनवरी 2024 तक का अल्टीमेटम देते हैं। तब तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो हम लोग वापस से जो है वो भूख हड़ताल पर आ जाएंगे। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो आंदोलन कहां से शुरू होता है ये आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा जो है वो है मराठवाड़ा। तो मराठवाड़ा जो है वो लगभग सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहां पर आंदोलन होता है। लेकिन ये दो जगह है यहां पर प्रदर्शन ज्यादा है, अहमदनगर के अंदर। ठीक है, तो छत्रपति संभाजी नगर, जालना जो है, परमणी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, बीड़, यहां पर जो है आपको आंदोलन और प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों के जहन से जो है ये पूरा मामला क्लियर हो चुका होगा। लेकिन आज का युवा जो है वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की डिमांड कर क्यों रहा है? पहली बात तो ये है कि सरकार के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो आज के यूथ की बन चुकी है। दूसरा, उसके पास में वो प्रॉपर स्किल नहीं है जिसके बेस पर वो कोई जॉब जो है वो ले सकता है। हम लोग सीधे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। उसको लगता है कि क्या मैं स्किल बेस पर कोई जॉब ले सकता हूं?
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली न्यू इंडिया के अंदर हम लोग विचार तो कर रहे हैं नए भारत का, लेकिन उसके अंदर स्किल जो है वो बहुत ज्यादा कमी है, उसकी लैक कर रहा है वो। इसलिए अगर मान लीजिए कि यूथ के अंदर कोई स्किल आती है तो फिर वो अपनी जॉब को खुद क्रिएट कर सकता है, दूसरे लोगों के लिए भी जॉब जो है वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही के अंदर हालात ये बने हुए हैं कि नौकरी को लेकर जो है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डॉक्टर मयूरिका दास जो है उन्होंने साइकोलॉजी का एक बहुत बेहतरीन कोर्स बनाया है, जिसको पढ़कर आप लोगों को लगेगा कि वाकई में अब जो है आपकी पढ़ाई की रफ्तार जो है वो दुगनी हो चुकी है। आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये कोर्स बनाया गया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।